नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला, सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। राज्य सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। बीजेपी में शामिल अब हो चुकी हैं सीता सोरेन और ये बड़ी खबर इस वक्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला जिसमें सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला किया था और कुछ दिनों पहले ही देखिए राज्य सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। बीजेपी में वो शामिल हो चुकी हैं। 19 मार्च की तारीख थी जब सीता सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ली, बीजेपी में शामिल हुई और आज सीता सोरेन को जेड कैटेगरी की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के बड़े फैसले के तौर पर सामने आ चुकी है। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बीजेपी में शामिल होने के बाद अब सुरक्षा को ज्यादा गंभीर माना गया और इसीलिए जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। बिल्कुल, अगर सीता सोरेन की बात की जाए तो अभी हाल ही में करीब 10 दिनों पहले ही जो स्पेशल ब्रांच की मीटिंग हुई थी, उस दरमियान सीता सोरेन को वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया था। लेकिन अब जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुई है, उसके बाद उन्हें श्रेणी की सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय के माध्यम से मिली है। तो सुरक्षा को लेकर जो केंद्र सरकार है वो भी चिंतित है और जिस तरह से अभी बदलने के बाद सीता सोरेन जो है वो उनकी तौर से अगर कहा जाए तो उनको लेकर चर्चाएं हैं, उसकी बाजार गर्म है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है सीता सोरेन के लिए किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो सीता सोरेन को देखिए, अब सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उस दृष्टिकोण से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता किया गया है, जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराकर। तो 19 मार्च को ही बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन और अब उनकी सुरक्षा में जेड कैटेगरी की व्यवस्था आपको नजर आएगी। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग और गठबंधन की बातें जो है वो तेज होती जा रही हैं, पर बिहार में शादी का गठबंधन कर नई नवेली पत्नी के लिए सीट की मांग की जा रही है। शायद सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, पर पटना में राबड़ी आवास पहुंची कुख्यात अशोक महतो ने कुछ ऐसा ही किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शादी का माहौल और दुल्हन की मांग में सिंदूर भराई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ऐसा तो हर जगह होता है। तो आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि इस शादी में कई खास बात है। पहली ये कि ये दूल्हा 62 साल का है। दूसरी बड़ी बात कि दूल्हे पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप है। तीसरी बड़ी बात, दूल्हा 17 साल जेल काट कर आया है। चौथी बड़ी बात, खरमास में ये शादी हो रही है। और पांचवी और आखिरी बड़ी बात, दुल्हन को चुनाव लड़ाने के लिए शादी रचाने का ये आरोप है। जी, दूल्हे के लिबास में दिख रहे ये हैं 62 साल के अशोक महतो। अशोक महतो पर नवादा जेल ब्रेक कांड, विधायक हत्याकांड और नरसंहार तक के गंभीर आरोप हैं। यही नहीं, आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर अशोक महतो के ऊपर बनाई गई है। 17 साल जेल काटने के बाद 10 दिसंबर 2023 को ही नवादा के कुख्यात अशोक महतो जेल से बाहर आए और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दावेदारी के लिए 2 दिन के अंदर मंदिर में शादी रचा डाली। इस बात की तस्दीक तब हो गई जब शादी के बाद नई नवेली दुल्हन के साथ अशोक महतो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेने राबड़ी आवास पहुंच गए।
मुलाकात के बाद वापस लौटते समय मीडिया के सवाल पर अशोक महतो ने कहा है कि लालू प्रसाद ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर अशोक महतो ने गोलमोल जवाब दे दिया। अशोक जी, आशीर्वाद मिल गया? आशीर्वाद लेने के लिए आता है तो कौन किसको नहीं मिलता है, जो बताइए। क्या भगवान का मंदिर में जाता है तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलता? सबको आशीर्वाद देते हैं। लालू जी भगवान है। सर, चुनाव लड़ेंगी मैडम? चुनाव लड़ेंगे क्या सर? लड़ेंगे मैडम, जब जनता का पुकारेगा तो लड़ेंगे। बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अशोक महतो की दावेदारी मुंगेर लोकसभा सीट पर है। संगीन आरोपों की वजह उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। ऐसे में अशोक महतो ने 2 दिनों के अंदर दिल्ली में रहने वाली अनीता से शादी रचा डाली और टिकट का आशीर्वाद पाने के लिए लालू दरबार में पहुंच गए। बिहार में इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले सिवान के अजय सिंह ने चुनाव लड़ाने के लिए पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी रचा ली थी, जो आज की तारीख में सिवान के सांसद हैं। सवाल है कि क्या अनीता से शादी के बाद अशोक महतो की इच्छा पूरी हो पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी के 400 पार का नया नारा जो है वो तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल शामिल हैं। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद भी है और इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर भी लगा दिया है। और बीते 77 दिनों की बात करें तो इस 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिण राज्यों में ही बिताए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बतूर के रोड शो की तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक है तो किसी की आंखों में आंसू है। कोई मोदी के लिए पोस्टर में मिठास घोल देता है तो कहीं मोदी को देखते ही आंखें चौंकती नजर आती हैं। मोदी को देखने के लिए भी जबरदस्त जोश और उत्साह है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का घोड़ा दक्षिण विजय की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार। मंगलवार तक प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु का 7 बार, केरल में 4 बार, तेलंगाना का 4 बार, कर्नाटक में 3 बार और आंध्र प्रदेश का 2 बार दौरा कर चुके हैं। एक हफ्ते में मोदी ने केरल के 2 बड़े दौरे किए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में थे और 15 मार्च यानी शुक्रवार को केरल के पथानामथिट्टा में ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का मिशन पूरा हो सकेगा। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी,
जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसकी जीत हुई। वहीं तेलंगाना में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खोला। दक्षिण विजय अभियान के तहत 5 राज्यों की 129 सीटों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया। दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा सकता है, लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरेगा। हमारा लक्ष्य इस बार 5 दक्षिणी राज्यों में एनडीए के लिए 50-60 सीटें जीतने का है। यही वो चीज है जो एनडीए को 400 सीटों से आगे ले जाएगी। न्यूज 18 ओपिनियन पोल में एनडीए को आंध्र प्रदेश में 18, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन किया है, जहां उसे 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। येदियुरप्पा ने एक जन नेता बनने के लिए लिंगायतों के उच्च जाति समूह का सामाजिक आधार बनाया था। एनडीए की एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक बड़ी संयुक्त रैली भी की है। ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत में पहले से ज्यादा समय देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 370 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके। तो राइजिंग भारत के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सरकार बदले जाने और सीटों के बंटवारे को लेकर भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा भी केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। लोकसभा चुनाव के समर में तमाम पार्टियां कूद पड़ी हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने देश के हालात से लेकर बिहार की सियासत तक का जिक्र किया। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के गठबंधन बदलने पर भी बयान दिया। कहा, हम कहीं नहीं गए थे, गंगा किनारे ही खड़े रहे, नीतीश बाबू हमारे साथ आए। नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहीं ही थे जी। हम गंगा किनारे पलट के वापस फिर हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीट दिए जाने पर शाह ने कहा, सीटों का गणित गठबंधन के तहत ही तय किया गया है। शाह ने कहा कि बीजेपी पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की है। तो 16 सीटें उनको दे दी आपने? नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजय। इतना ही नहीं, खुले मंच से अमित शाह ने फिर से दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करने जा रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार की सियासत को लेकर शाह ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से एनडीए का कुनबा और मजबूत हुआ है।
लोकसभा की सभी सीट जीतने का भी दावा अमित शाह ने मंच से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और इसमें शामिल लोगों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2014 के पहले हालात कुछ ऐसे थे कि घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देश की साख गिर रही थी। आज देश की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है। वहीं राइजिंग भारत समिट में पीएम मोदी ने कहा कि जो बदलाव आया है वो एक फैक्टर है, मतलब नीयत सही तो काम भी सही। आज हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे हैं। हमें नेशन फर्स्ट की नीयत से आगे चलते रहना है और भारत के बगैर दुनिया की उड़ान संभव नहीं है। भारत का कॉन्फिडेंस लेवल हर भारतीय की बातों में झलकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और लोग चाहे विपक्ष में हो, देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, सब भारत की उपलब्धियां देख रहे हैं। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, क्या ये ऐसे ही हो गया होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर के $700 बिलियन के पार पहुंच जाना, ये क्या ऐसे ही हुआ होगा क्या? सिर्फ 10 साल में भारत का एक्सपोर्ट $700 बिलियन पार कर जाना, क्या ऐसे ही हुआ होगा? और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और भी आगे जाना है। आप जानते हैं कि हमारे यहां सरकारों में ब्यूरोक्रेसी में काम कैसे होता रहा है। फिर वो एक फैक्टर क्या था जिसकी वजह से ये बदलाव आया? वो एक फैक्टर है नीयत। नीयत सही तो काम सही। और नीयत कौन सी? नेशन फर्स्ट की नीयत। मेरे देश में कोई कमी नहीं है कि उसकी पहचान गरीब देश के रूप में हो। हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। एक समय में हम ज्ञान में, विज्ञान में सबसे आगे रहे हैं। दुनिया की कोई वजह नहीं है कि भारत किसी भी देश से पीछे रहे। बस हमें नेशन फर्स्ट की नीयत के साथ आगे चलना है। ये देश जो हमें इतना कुछ देता है, हम उसमें सिर्फ रहते हैं या फिर देश के लिए कुछ अलग करते भी हैं, ये फर्क बहुत बारीक है। लेकिन बारीक सा फर्क ही देश को आगे ले जाता है। जिस दिन आप अपने काम को देश के साथ जोड़ लेंगे, आप जो कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिस दिन आप अपने काम को देश के लक्ष्यों के साथ जोड़ लेंगे तो समझ लीजिएगा कि नेशन फर्स्ट का बीज आप में अंकुरित हो गया है। यही नेशन फर्स्ट का बीज
आज सरकार में, सिस्टम में, हर व्यवस्था में, हर व्यक्ति में, देश के कोने कोने में राइजिंग भारत का आधार बन रहा है। सिर्फ अपने लिए ही जिए, सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना है तो देश के लिए, और मरना भी है तो देश के लिए। तो न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रख रही है, 25 साल का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन विरोधी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष की तरफ से उनको 104वीं गाली दी गई, उन्हें औरंगजेब कहा गया, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से करते हुए विवादित बयान दे डाला। तो कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब हमारे जो विरोधी हैं वो भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है, मोदी की खोपड़ी उड़ाने का ऐलान किया गया है। इन सब पॉजिटिव नेगेटिव बातों के बीच दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन जारी है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।